नमस्कार प्यारे बच्चों, समाजशास्त्र के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। मैं विनोद कुमार, प्रवक्ता समाजशास्त्र, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय सजुमा कैथल आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम समाजशास्त्र में अध्याय सांस्कृतिक परिवर्तन के बारे में चर्चा करेंगे। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, भारत एक विशाल देश है जो कि विभिन्नताओं और विभेदों से भरा हुआ देश है। भारत में विभिन्न प्रकार की विभिन्नताएं जातिगत आधार पर, धार्मिक आधार पर, भाषा के आधार पर या क्षेत्र के आधार पर पाई जाती है। जाति व्यवस्था भारतीय समाज की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। प्राचीन समय में हमारा समाज जाति व्यवस्था पर विभाजित न होकर वर्ण व्यवस्था के आधार पर विभाजित होता था, परंतु आधुनिक समय में वर्ण व्यवस्था का स्थान जाति व्यवस्था ने ले लिया और जाति के आधार पर हमारा समाज विभिन्न संस्करणों में बटा हुआ नजर आ रहा है। कुछ जातियां तथाकथित रूप से उच्च जातियां मानी जाती है तथा कुछ जातियां तथाकथित रूप से निम्न जातियां मानी जाती है। आज हम 3 महत्वपूर्ण अवधारणाओं के बारे में बात करेंगे जो सामाजिक व सांस्कृतिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है। 3 महत्वपूर्ण अवधारणाओं में संस्कृतिकरण, आधुनिकीकरण व पश्चिमीकरण की अवधारणाओं की हम चर्चा करेंगे। प्यारे बच्चों, संस्कृतिकरण की अवधारणा के जनक प्रख्यात भारतीय समाजशास्त्री अमन श्रीनिवासन माने जाते हैं। संस्कृतिकरण की अवधारणा का अर्थ बताते हुए श्री अमन श्रीनिवासन कहते हैं कि हमारे समाज में जो तथाकथित निम्न जातियां हैं उनके द्वारा उच्च जातियों या प्रभु जाति की जीवन शैली का अनुसरण करना ही संस्कृतिकरण है। प्रभु जाति के बारे में मैं आपको बता देता हूं कि प्रभु जाति से अभिप्राय यह भी एक अवधारणा है जो अमन श्रीनिवास की ही देन है। प्रभु जाति वो जाति होती है जिसका किसी क्षेत्र विशेष में संख्या बल, राजनीतिक प्रभाव या आर्थिक प्रभाव के कारण क्षेत्र विशेष में दबदबा होता है, वो प्रभु जाति कहलाती है। तो निम्न जातियों के द्वारा उच्च जातियों या प्रभु जाति की जीवन शैली का अनुसरण करना संस्कृतिकरण कहलाता है। संस्कृतिकरण में निम्न जाति जो होती है वो उच्च जाति के जीवन शैली के अनुसरण को वांछनीय स्वरूप में देखती है और इसे प्राकृतिक मानती है, अर्थात वो इसे अपने लिए अच्छा मानती है, क्योंकि ऐसा करने से समाज में उनकी परिस्थिति उच्च हो जाती है। संस्कृतिकरण की विशेषताओं की यदि हम बात करें तो इसकी मुख्य विशेषताओं में जो विशेषता उभर के सामने आती है वो ये है कि ये विशेषकर हिंदू धर्म में प्रचलित अवधारणा है। इस अवधारणा का स्थान अन्य संप्रदायों में या तो बिल्कुल नहीं है या न के बराबर है। विशेष तौर से हिंदू धर्म में जहाँ की जाति व्यवस्था की प्रधानता है वहाँ संस्कृतिकरण की अवधारणा का अधिक प्रचलन है। दूसरी विशेषता के रूप में हम बात करें तो संस्कृतिकरण को अपनाने वाली जातियों की जीवन पद्धति, अनुष्ठान विधि, मूल्य और विचारधारा में परिवर्तन आ जाता है। जब कोई निम्न जाति उच्च जाति की जीवन पद्धति को अपनाती है तो उसमें परिवर्तन लाजमी है। फिर वह अपने अनुष्ठान के तरीकों को भी उच्च जाति के अनुष्ठान के तरीकों की तरह ही ढाल लेती है। उसके जीवन मूल्य, उसके आदर्श भी उच्च जाति जैसे ही हो जाते हैं और फलस्वरूप उसकी विचारधारा में भी परिवर्तन आता है। इसके अतिरिक्त जातीय संस्करण में उच्चता का भाव। प्रोफेसर अमन श्रीनिवास कहते हैं कि संस्कृतिकरण की प्रक्रिया जो है वो निम्न जातियों में उच्चता का भाव लेकर आती है। संस्कृतिकरण की विशेषताओं के बाद हम संस्कृतिकरण की आलोचनाओं की तरफ भी कदम बढ़ाते हैं। विभिन्न विद्वानों ने अमन श्रीनिवासन की अवधारणा संस्कृतिकरण की विभिन्न आधारों पर आलोचना की है, जिनमें से कुछ की चर्चा हम यहाँ करेंगे। संस्कृतिकरण के आलोचकों का कहना है
कि सामाजिक गतिशीलता जाति के संस्करण में ऊर्ध्वगामी परिवर्तन करती है। संस्कृतिकरण के द्वारा जो परिवर्तन लाया जाता है वो निम्न जातियों की सामाजिक स्थिति में परिवर्तन न होकर के कुछ विशेष लोगों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में परिवर्तन को दर्शाती है। यह क्षैतिज परिवर्तन न करके सिर्फ ऊर्ध्वगामी परिवर्तन करती है, जिसके फलस्वरूप समाज के अंदर असमानता समानता में परिवर्तित नहीं होती, किंतु केवल कुछ लोगों की निजी अवधारणा बन करके रह जाती है। दूसरी प्रमुख आलोचना में आलोचकों का यह कहना है कि इस अवधारणा के अनुसार उच्च जाति के लोगों की जीवन शैली के अनुसरण की इच्छा को वांछनीय व प्राकृतिक है ऐसा माना गया है। अर्थात उच्च जाति के लोगों के जीवन की जो इच्छा निम्न जाति के लोग करते हैं वो वांछनीय है, अर्थात उसको सकारात्मक दिखाया गया है और उसको प्राकृतिक दिखाया गया है, जो कि उचित नहीं प्रतीत होता। तीसरी आलोचना करते हैं कि संस्कृतिकरण की जो अवधारणा है वो असमानता और अपवर्जन पर आधारित है। असमानता और अपवर्जन पर आधारित है। अपवर्जन का अर्थ है कि यह सभी को अपने अंदर समाहित नहीं करती, कुछ लोगों को पीछे छोड़ती है, अर्थात कुछ लोगों का बहिष्कार करती है। असमानता पर आधारित है कि जो जाति संस्कृतिकरण को अपना लेती है वो अपनी समान वाली जातियों से परिस्थिति में थोड़ा ऊपर उठ जाती है। इस प्रकार से असमानता का भाव फिर भी बना रहता है। एक और जो मजबूत तर्क इसके आलोचक देते हैं वो ये देते हैं कि संस्कृतिकरण के फलस्वरूप महिलाओं की जो दिशा है वो अत्यंत निम्न होती है, क्योंकि उच्च जातियों की जीवन शैली अपनाने के बाद भी जातियों में धार्मिक आधार पर या सामाजिक रूप में महिलाओं की स्थिति उतनी सुदृढ़ नहीं हो पाती जितने की उम्मीद की जाती है। निम्न जाति के कार्यों का अपेक्षाकृत कमतर माना जाना। आलोचक ये कहते हैं कि उच्च जाति और निम्न जाति का भाव होने के कारण जो निम्न जाति के द्वारा किए जाने वाले कार्य हैं या निम्न जाति के द्वारा अपनाए जाने वाले जो व्यवसाय हैं उनको इस अवधारणा में कमतर मापा गया है, तभी निम्न जातियों के द्वारा उच्च जातियों के व्यवसायों को वांछनीय और प्राकृतिक मान के अपनाने की प्रवृत्ति होती है। इस प्रकार से आलोचक ये कहते हैं कि जो श्रम है, श्रम की कीमत समान नहीं समझी गई है। कुछ लोगों के द्वारा अपनाए जाने वाले व्यवसायों को बहुत उच्च या गुण वाला मान लिया गया है, जबकि कुछ लोगों के द्वारा अपनाए जाने वाले व्यवसायों को बहुत ही कमतर मान लिया गया है। सांस्कृतिकरण की आलोचनाओं के बाद हम चर्चा करेंगे सांस्कृतिकरण के सामाजिक प्रभावों या परिणामों के बारे में। प्यारे बच्चों, सांस्कृतिकरण के प्रमुख प्रभावों के बारे में जब हम बात करते हैं तो सबसे बड़ा जो प्रभाव है वो ये है कि यह निम्न जातियों में होने वाले सांस्कृतिक परिवर्तनों को स्पष्ट करती है। सांस्कृतिकरण की जो अवधारणा है वह निम्न जातियों के सांस्कृतिक परिवर्तनों को इस प्रकार प्रकट करती है कि जब वे उच्च जातियों के जीवन शैली, आचार विचार, व्यवहार, उनकी धार्मिक आदतें, उनके मूल्य, उनके आदर्श को अपनाते हैं तो उनके जीवन में सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन आते हैं। तो इस प्रकार सांस्कृतिकरण की जो अवधारणा है वह एक सांस्कृतिक परिवर्तनों की वाहक अवधारणा के रूप में आगे बढ़ती है। दूसरा, निम्न जाति की मूल स्थिति में परिवर्तन आता है। सांस्कृतिकरण के फलस्वरूप कुछ व्यक्ति विशेष की ही नहीं बल्कि इसको अपनाने वाली जाति के मूल स्थिति में परिवर्तन आता है। जातीय संस्तरण में वो जाति कहीं न कहीं ऊपर उठ जाती है, उसका स्थान कहीं न कहीं ऊपर हो जाता है। और एक और इसका प्रमुख परिणाम या प्रभाव है कि संस्कृतिकरण को अपनाने वाली जाति की प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। उसकी सामाजिक प्रतिष्ठा जो है वो अन्य जातियों की तुलना में ज़्यादा उच्च हो जाती है। सामाजिक स्त्रीकरण में उसका स्थान ऊपर हो जाता है और संस्कृतिकरण जो है वो जातीय समूह की गतिशीलता का भी प्रतीक माना जाता है। तो ये भी इसका प्रभाव है
जातीय समूह की गतिशीलता का प्रतीक है। ये बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है यहाँ। जाति जो है वो एक बंद समूह माना जाता है। जाति की सदस्यता जन्म से निर्धारित होती है और ऐसा माना जाता है कि जाति में गतिशीलता का बड़ा अभाव होता है। व्यक्ति जिस जाति में जन्म लेता है उसी जाति में मरता है, किंतु संस्कृतिकरण की अवधारणा के फलस्वरूप जाति में कहीं न कहीं परिवर्तन संभव हो पाता है। जातियाँ अपने आचार विचार को छोड़ करके नवीन आचार विचार ग्रहण कर सकती है। इस प्रकार से संस्कृतिकरण के द्वारा जातीय समूह की गतिशीलता आती है। विवाह और परिवार के प्रतिमानों में परिवर्तन को स्पष्ट रूप से प्रकट करने वाली धारणा है। विवाह और परिवार के प्रतिमानों को स्पष्ट रूप से प्रकट करती है। संस्कृतिकरण को अपनाने वाली जातियां जो है वो उस जातियों से प्रेरित होकर के उनके विवाह के स्वरूप, विवाह की विधियां, वो उन सभी चीज़ों को ग्रहण करती है तथा परिवार के प्रतिमानों में, जैसे कि उच्च जातियों में संयुक्त परिवार को अपनाने की परंपरा ज़्यादा होती है, निम्न जातियों में तथाकथित रूप से एकल परिवारों का पाया जाना होता है। लेकिन संस्कृतिकरण की अवधारणाओं को अपनाने के बाद परिवार के परिवर्तनों में भी परिवर्तन देखा गया है, जो कि संयुक्त परिवार अपनाने के रूप में इन जातियों के द्वारा होता है। संस्कृतिकरण पर विस्तृत चर्चा के बाद अब हम दूसरी अवधारणा के बारे में बात करते हैं और हमारी दूसरी अवधारणा है आधुनिकीकरण की अवधारणा। प्यारे बच्चों, वर्तमान समय में आप इस शब्द से ज़रूर परिचित होंगे। वर्तमान समय में हर कोई व्यक्ति आधुनिक बनना चाहता है, अपने आप को आधुनिक दिखाना चाहता है। मेरा अभिप्राय उन सभी तौर तरीक़ों से है जिसमें व्यक्ति अपने जीवन को परिवर्तित करता है और उसके परिणाम स्वरूप सामाजिक परिवर्तन आता है। समाजशास्त्र में आधुनिकीकरण एक नवीन अवधारणा है। प्यारे बच्चों, आधुनिकीकरण की शुरुआत 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से प्रारंभ होकर के 20वीं शताब्दी में आए वांछनीय परिवर्तनों, मैं स्पष्ट कर देता हूँ, वांछनीय परिवर्तनों को आधुनिकीकरण का नाम दिया जाता है। वांछनीय परिवर्तनों से अभिप्राय है कि वो परिवर्तन जो समाज हित में हैं, वो परिवर्तन जो समाज को लाभ पहुंचाने वाले हैं, ऐसे सभी परिवर्तन जो भी आए उनको आधुनिकीकरण का नाम दिया गया। लेकिन वर्तमान समय में इस अवधारणा का अर्थ और अधिक विस्तृत हो गया है। आज आप देखते होंगे कि हमारे बुजुर्गों की तुलना में या पूर्वजों की तुलना में आज के हमारे खान पान में परिवर्तन है। सात्विक भोजन के जगह पे आज फास्ट फूड को अपनाने में युवा वर्ग की ज़्यादा रुचि है। इसी प्रकार से उनकी वेशभूषा जो है वो उसमें भी परिवर्तन आ गया है। रीति रिवाजों में परिवर्तन देखा जा रहा है और सामाजिक संस्थाओं में भी परिवर्तन देखा जा रहा है। ये सब कहीं न कहीं आधुनिकीकरण का ही एक रूप है। लेकिन समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से केवल वांछनीय परिवर्तनों को ही आधुनिकीकरण का नाम दिया जाता है, अर्थात केवल उन्हीं परिवर्तनों को समाजशास्त्र में आधुनिकीकरण कहा गया जो समाज के लिए अच्छे थे, समाज के लिए उपयोगी थे। समाज में आधुनिकीकरण के फलस्वरूप किन किन क्षेत्रों में परिवर्तन आ सकता है? प्रौद्योगिकी में जो परिवर्तन है वह भी आधुनिकीकरण की ही देन है, क्योंकि प्रौद्योगिकी में परिवर्तन आने के फलस्वरूप उद्योग धंधों का ज़्यादा विस्तार हुआ। कुटीर उद्योगों से बड़े उद्योगों की तरफ अर्थव्यवस्था आ गई। समाज के अंदर इसके फलस्वरूप भी परिवर्तन आए। लोगों की जीवन शैली में परिवर्तन, लोगों की जीवन शैली में परिवर्तन से मेरा अभिप्राय सभी पक्षों की तरफ है। जीवन शैली में परिवर्तन आप किसी भी रूप में इसका अर्थ ले सकते हैं। ये परिवर्तन उनकी वेशभूषा में हो सकता है, उनकी आदतों में हो सकता है। जैसे कि एक उदाहरण के द्वारा, प्राचीन भारतीय समाज में सिनेमा देखना अपने आप में एक बड़ी बात समझी जाती थी, किंतु सिनेमा देखना, क्लब में जाना या दूसरे मनोरंजन के साधनों को अपनाना युवा वर्ग की दिनचर्या का हिस्सा बन गया है। इसी प्रकार से कुछ अन्य चीज़ें, जैसे कि विवाह समारोह में शराब का परोसा जाना, प्राचीन समय में
बुरा माना जाता था, किंतु आज यह दिनचर्या का एक हिस्सा बन गया है। इसी प्रकार से भारतीय समाज में कुछ नई चीज़ों का प्रचलन हो रखा है, जैसे कि प्राचीन समय में आप देखते होंगे कि आजकल गाँव में भी बच्चों का जन्मदिवस इत्यादि मनाने का प्रचलन चल पड़ा है। प्राचीन समय में ये जो परंपराएं थी वो नदारद थी, तो इसे आप जीवन शैली में परिवर्तन के रूप में मान सकते हैं। इसके बाद एक और इसका महत्वपूर्ण प्रभाव है, वो है वर्ग व्यवस्था का जन्म। आप जानते हैं कि भारतीय समाज में वर्ग व्यवस्था ना मात्र थी या न के बराबर थी, बल्कि इसके स्थान पे जाति व्यवस्था की प्रधानता थी। वर्ग थे तो कहीं न कहीं एक न के बराबर यूँ माना जाता था आर्थिक आधार पे कि ये निम्न आर्थिक वर्ग है और ये उच्च आर्थिक वर्ग है। किंतु आधुनिकीकरण के आने के फलस्वरूप, या यूँ कहें कि आधुनिकीकरण अपने साथ जो परिवर्तन लेके आया है, उसके आने के फलस्वरूप वर्ग व्यवस्था का जन्म कहीं न कहीं भारतीय समाज में भी हो गया है और एक नवीन मध्यम वर्ग जो है उसका उदय हुआ है। नवीन मध्य वर्ग में प्यारे बच्चों अधिकतर वेतन भोगी लोग आते हैं या ऐसे कामगार जिनकी कमाई जो है वो एक तय स्रोत से फिक्स या एकदम जिसको कहें कि एक निश्चित कमाई उनकी होती है, वो लोग मध्य वर्ग में आते हैं। तो ये नवीन मध्य वर्ग का जो इस व्यवस्था का जो जन्म हुआ है, ये आधुनिकीकरण की ही देन है। इसमें नौकरशाही का स्वरूप है वो भी परिवर्तित हो गया है। नौकरशाही जो है वो आधुनिकीकरण की ही देन है और नौकरशाही के जो लोग हैं वे भी मध्य वर्ग में ही आते हैं। इसके बाद जो महत्वपूर्ण परिवर्तन और है वो है शिक्षा में परिवर्तन। जब हम देखते हैं कि प्राचीन समय में शिक्षा जो है वो गुरुकुलों में दी जाती थी या गांव की पाठशालाओं में दी जाती थी, गुरुओं के द्वारा दी जाती थी और उस शिक्षा का कोई भी औपचारिक पाठ्यक्रम नहीं होता था। गुरु अपनी सुविधा के अनुसार और छात्रों की सुविधा के अनुसार उस पाठशाला में अध्ययन अध्यापन का कार्य करता था और बदले में उन छात्रों से कुछ वस्तुएं गुरु दक्षिणा के रूप में स्वीकार करता था। किंतु आज हम देख पा रहे हैं कि अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों का प्रचलन बहुत अधिक बढ़ गया है। एक साधारण से साधारण व्यक्ति भी अपने संतान को अंग्रेजी माध्यम स्कूलों में पढ़ाना चाहता है। अंग्रेजी की जो शिक्षा है उसने महत्वपूर्ण स्थान ग्रहण कर लिया है। तो इस प्रकार से हमारी शिक्षा व्यवस्था में भी परिवर्तन आ गया है। कुछ ऐसे कोर्सेज किए जाते हैं जिनका कि उद्देश्य जो है वो रोजगार दिलाना हो, लेकिन प्राचीन काल में शिक्षा का एक ही उद्देश्य होता था, वो था ज्ञानार्जन। किंतु वर्तमान समय में स्थिति बदल चुकी है और शिक्षा में परिवर्तन जो है वो हम देख पा रहे हैं। ये जो परिवर्तन है वो स्कूली शिक्षा, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय स्तर से लेकर के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ये परिवर्तन देखा जाता है। तो इसे भी हम आधुनिकीकरण का ही एक परिणाम मानेंगे। इसके बाद है सामाजिक संस्थाओं में परिवर्तन। आधुनिकीकरण के फलस्वरूप समाज की संस्थाओं में भी परिवर्तन आया है। जैसा कि अभी हमने शिक्षा के परिवर्तन की बात की, तो स्कूल या विद्यालय की जो संस्था है उसमें भी परिवर्तन की हमने बात करी। इसी प्रकार से दूसरी जो सामाजिक संस्थाएं हैं जैसे कि परिवार की संस्थाओं में परिवर्तन आ गया है। प्राचीन भारतीय समाज की प्रमुख विशेषता ये थी कि संयुक्त परिवार होते थे, किंतु आधुनिकीकरण की अवधारणा के फलस्वरूप जो संयुक्त परिवार है उनका विघटन होता जा रहा है और एकल परिवार जो है उनकी संख्या में इजाफा होता जा रहा है। इसी प्रकार से विवाह संस्था है। विवाह संस्था के अंदर प्राचीन समय में विवाह जो थे उनका प्रकार और स्वरूप आधुनिक समय की तुलना में काफ़ी भिन्न था। आमतौर पर अपनी संतान के रिश्ते माँ बाप के द्वारा या सगे संबंधियों के द्वारा तय किए जाते थे, परंतु आधुनिक समय में विवाह के विभिन्न रूप देखने को मिल रहे हैं। प्रेम विवाह का प्रचलन बढ़ रहा है, अंतरजातीय विवाह है उसका प्रचलन बढ़ रहा है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि आधुनिकीकरण के साथ साथ सामाजिक संस्थाओं में भी परिवर्तन हो रहे हैं। धर्म की नवीन व्याख्या। धर्म की नवीन व्याख्या का अर्थ है कि आधुनिकीकरण का समाज में जब से प्रादुर्भाव हुआ है तब से धर्म की सत्ता है वो कमज़ोर हुई है।
अर्थात लोग धर्मनिरपेक्षीकरण की तरफ बढ़ रहे हैं। धर्मनिरपेक्षीकरण का मैं इसलिए यहाँ पे नाम लेना चाह रहा हूँ क्योंकि आधुनिकीकरण और धर्मनिरपेक्षीकरण की जो प्रक्रियाएं हैं वो साथ साथ चलती है। तो सबसे पहले तो मैं आपको धर्मनिरपेक्षीकरण के बारे में बता देता हूँ। धर्मनिरपेक्षता या सेकुलरिज्म वो व्यवस्था है जिसमें धर्म व्यक्ति का व्यक्तिगत मसला होता है, अर्थात राज्य व्यक्ति के धर्म में कोई हस्तक्षेप नहीं करता है। राज्य धर्म को अपनाने या धर्म को त्यागने का संपूर्ण दायित्व अपने नागरिक पर छोड़ देता है। व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है और किसी भी धर्म को त्याग सकता है। यह उसकी मर्जी पर निर्भर करेगा कि वो किस प्रकार की उपासना पद्धति को, किस प्रकार के देवता को, किस प्रकार के भगवान को मानता है और किस प्रकार के आस्थाओं में उसका विश्वास है। आधुनिकीकरण की फलस्वरूप धर्म की नवीन व्याख्या हुई है। धार्मिक सत्ता के कमज़ोर होने के बाद लोगों का धर्म में विश्वास घटा है और प्रजातांत्रिक मूल्यों में विश्वास बढ़ा है। सांस्कृतिकरण और आधुनिकीकरण की दो महत्वपूर्ण अवधारणाओं के बारे में विस्तार से चर्चा करने के बाद अब हम तीसरी महत्वपूर्ण अवधारणा पश्चिमीकरण की चर्चा करते हैं। पश्चिमीकरण, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, यह अवधारणा पाश्चात्य देशों से आई है, पाश्चात्य देशों के बारे में ही होगी। वस्तुतः समाजशास्त्र में भारतीय समाज के संदर्भ में भारतीय समाज और संस्कृति में लगभग 150 वर्षों के ब्रिटिश शासन, जैसा कि आप सभी परिचित हैं कि अंग्रेज़ों ने भारत पर एक लंबे समय तक शासन किया। 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार स्थापित करने से लेकर के जब पूर्ण रूप से अंग्रेज़ों का भारत पर शासन हुआ और 1947 में भारत देश के आज़ाद होने तक यह अवधि लगभग 150 वर्षों की बनती है। इतने लंबे समय तक अंग्रेज़ों के शासन करने के फलस्वरूप भारतीय समाज में उसका प्रभाव पड़ना लाजमी था और वो प्रभाव पड़ा भी। भारतीय लोगों के साथ उनके घुलने मिलने, भारतीय समाज में उनके चलने या उनके पदाधिकारियों के यहाँ रहने के फलस्वरूप काफ़ी संख्या में ब्रिटिश लोग भारत में रहते थे और भारतीय लोग उनकी जीवन शैली को देखते थे। फलस्वरूप भारतीय लोग भी उनकी जीवन शैली को अपनाने लग गए। तो इस प्रकार से पश्चिमीकरण उस व्यवस्था का नाम है जो 150 वर्षों के ब्रिटिश शासन के फलस्वरूप भारतीय समाज और संस्कृति में जो परिवर्तन आए हैं उन्हें पश्चिमीकरण का नाम दिया जाता है। अर्थात जो चीज़ें भारतीय समाज में अंग्रेज़ों के आने के कारण समाहित हो गई, भारतीय लोगों ने उनको अपना लिया, उन चीज़ों को पश्चिमीकरण का नाम दिया गया है। क्या परिवर्तन आ सकता है? यदि हम इसके बारे में बात करें कि पश्चिमीकरण से किन किन चीज़ों में परिवर्तन आ सकता है, तो पश्चिमीकरण का जो सबसे बड़ा परिवर्तन है वो प्रौद्योगिक परिवर्तन है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अंग्रेज़ों ने यहाँ पे व्यापार शुरू किया, कारखाने लगाए, फैक्ट्रियाँ लगाई, तो जैसे जैसे समय बीतता गया उनकी प्रौद्योगिकी में भी परिवर्तन आता गया। प्रौद्योगिक परिवर्तन के फलस्वरूप औद्योगिकीकरण का शुभारंभ हुआ। इंग्लैंड या ब्रिटेन एक ऐसा देश था जहाँ सबसे पहले औद्योगिकीकरण आया। इस देश को विश्व में औद्योगिकीकरण का जनक माना जाता है और उसका प्रभाव भारत में भी पड़ा। प्रौद्योगिकी के आगमन से औद्योगिकीकरण का शुरुआत हुई और औद्योगिकीकरण की शुरुआत होने की वजह से एक और नवीन जो शुरुआत हुई, वो जो शुरुआत है वो नगरीकरण की हुई, क्योंकि ज़्यादातर उद्योग जो थे वो नगरों में स्थित थे और नगरों में स्थित होने के फलस्वरूप नगरीकरण की शुरुआत हुई, क्योंकि गांव से लोग उद्योगों में काम करने के लिए नगरों में गए और उनमें से बहुत से लोगों ने वहाँ पे गांव की अपेक्षा अधिक सुविधाओं को पाते हुए वहीं पे बस जाना उचित समझा। इसके अतिरिक्त संस्थाओं में परिवर्तन,
पश्चिमीकरण के फलस्वरूप भारतीय समाज की विभिन्न संस्थाओं में परिवर्तन आए। परिवार की संस्था उनमें से एक थी। अंग्रेज यहाँ आने के बाद उन्होंने भारतीय समाज में विवाह संबंध स्थापित किए। कुछ भारतीय ने भी अंग्रेजी समुदाय के लोगों से विवाह संबंध स्थापित किए। परिवार में भी परिवर्तन जो है वो पश्चिमीकरण की अवधारणा का एक प्रमुख परिवर्तन है। भारतीय संयुक्त परिवार में विश्वास करते थे, किंतु अंग्रेज़ों के जो परिवार थे वो एकल थे। भारतीय लोगों ने उस एकल परिवार व्यवस्था को देखा और परिणाम स्वरूप परिवार की संस्था में भी परिवर्तन आया। विचारधारा, अंग्रेज़ अपने साथ अपनी विचारधारा भी यहाँ लेकर आए। अंग्रेजी शिक्षा के परिणाम स्वरूप भारत में अंग्रेज़ों ने अंग्रेजी शिक्षा जब लागू की तो उसके परिणाम स्वरूप भारतीय जो लोग थे उन्होंने अंग्रेजी साहित्य को पढ़ा, उसके मूल्यों को और उसके आदर्शों को देखा और देखने के बाद उनकी विचारधारा जो है उसके अनुरूप ढली। इसके अतिरिक्त मूल्य परिवर्तन हुआ। मूल्य परिवर्तन का मतलब ये है कि भारतीय लोगों ने अपने जीवन में पश्चिमीकरण के मूल्यों को अपनाया। आधुनिक समय में पश्चिमीकरण के हम क्या परिणाम देख पा रहे हैं, उसमें आप आजकल देख पा रहे होंगे कि पाश्चात्य संगीत का प्रचलन है वो बढ़ता जा रहा है। आज का जो युवा है वो तड़क भड़क वाला संगीत सुनना पसंद करता है। भले ही उन्हें इसमें से कुछ समझ ना आए, लेकिन पाश्चात्य संगीत को सुनना वो अपनी प्रतिष्ठा का प्रतीक समझता है। इसी प्रकार से पोशाक में परिवर्तन है, वो भी पश्चिमीकरण के फलस्वरूप आया है। जो प्राचीन भारतीय परिधान होता था धोती कुर्ता, उसको छोड़ करके पतलून कमीज़ को धारण करना या अन्य दूसरे पोशाकों को धारण करना, ये भी पश्चिमीकरण का एक प्रभाव है। इसके बाद खाद्य पदार्थों के उपयोग का जो चलन है वो भी, उसमें भी परिवर्तन हम लोग देखते हैं पश्चिमीकरण के फलस्वरूप। भारत में जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के रेस्तरां आप लोग देखते हैं, जैसे मैकडॉनल्ड्स है या दूसरी जो रेस्तरां की चेन है, वो पश्चिमीकरण का ही एक प्रभाव है। आधुनिक समय में भारतीय जो युवा है वो खाद्य पदार्थों के रूप में फास्ट फूड का उपयोग करना अधिक करते हैं। भारतीय युवा पीढ़ी के दैनिक उपभोग में बर्गर, पिज़्ज़ा, इस तरह की पाश्चात्य जो व्यंजन है उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। ये भी पश्चिमीकरण का एक प्रभाव है। प्रोफेसर एमएन श्रीनिवास बताते हैं कि निम्न जाति के लोगों के लिए जो स्थान संस्कृतिकरण का है वही स्थान उच्च जाति के लोगों के लिए पश्चिमीकरण का भी है। तो अर्थात निम्न जाति के लोग जो है जब वो उच्च जाति में संस्तृत होते हैं तो वो प्रक्रिया संस्कृतिकरण कहलाती है। इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। लेकिन उच्च जाति के जो लोग हैं जब वो अपनी प्रतिष्ठा में वृद्धि करने के लिए जिस प्रक्रिया को अपनाते हैं उस प्रक्रिया का नाम पश्चिमीकरण है, ऐसा अमन श्रीनिवास ने कहा था। तो आज हमने सांस्कृतिक परिवर्तन अध्याय के अंतर्गत 3 उपविषयों का अध्ययन किया, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण जो अवधारणा थी सांस्कृतिकरण, उसके बारे में हमने विस्तार से जाना। उसके बाद हमने आधुनिकीकरण की चर्चा की और पश्चिमीकरण की भी हमने चर्चा की। ये तीनों महत्वपूर्ण अवधारणाएं भारत में सांस्कृतिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी थी। धन्यवाद।